नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे आपके विज्ञान विषय के तीसरे पार्ट यानी अनुवांशिकी के बारे में। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप इस पार्ट में से पूरे अंक चाहते हैं, यानी यह पार्ट आपका 4 नंबर का है, अगर आप चाहते हैं इस 4 के 4 नंबर प्राप्त करना तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यहाँ पर शुरू से जो ये चैप्टर चलेगा वो शुरू से ही आपको जो इस तरह से बताया जाएगा, यानी एक तरह से स्टार्टिंग में इस चैप्टर का बेसिक है, फिर उससे लेवल हाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मेनली तो इस पार्ट में क्या है, देखो कुछ एक परिभाषाएं हैं और अनुवांशिकता के कुछ नियम हैं, लेकिन उनको समझने के लिए आपको कुछ पहले उसकी जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। तो पहले अपन देखेंगे उसकी जानकारी और उसके बाद में देखेंगे इसके तीनों नियम। तो देखना है अपने को इस पार्ट के अंदर क्या स्टार्टिंग में अनुवांशिकी होता क्या है, ठीक है, और इसके क्या नियम है और क्या क्या अपने को परिभाषा देखनी है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं अनुवांशिकी यानी क्या होता है अनुवांशिकी का मतलब। तो देखो अपने सीधी सी बात है, जैसे अपन विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं, विज्ञान के अलग अलग आगे अपन 10वीं तक तो विज्ञान कहते हैं, 10वीं से जैसे ही 11वीं में जाएंगे तो इस विज्ञान के 3 भाग या और ज्यादा भाग हो जाते हैं, जिसको अपन कहते हैं जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि विज्ञान, और इस तरह से अलग अलग विज्ञान में बंट जाता है। ठीक है, उसी तरह से क्या है, अब जीव विज्ञान के भी आगे भाग हैं जिसमें अपन पढ़ते हैं बॉटनी, जूलॉजी, ये सारे भाग होते हैं। उसके अंदर विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, अनुवांशिक नियमों को पढ़ते हैं, अनुवांशिक लक्षणों को और उसकी विभिन्नताओं को। ठीक है, तो देखो सिंपल सी परिभाषा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के अनुवांशिक लक्षणों तथा विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। जैसे ये कह सकते हैं विज्ञान की क्या है, एक तरह से एक ब्रांच है, एक शाखा है। ठीक है, यानी विज्ञान का एक आगे का भाग है। अब इसको भागों में बांटते क्यों हैं, ताकि आपको विज्ञान समझने में क्या हो, आसानी हो, आपको समझ में आसानी से आ जाए। तो देखो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या करते हैं, सजीवों के अनुवांशिक लक्षणों और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पे बात समझते हैं अनुवांशिक लक्षण और विभिन्नता क्या होता है। तो पहले अपन समझ लेते हैं अनुवांशिक लक्षण क्या होता है, फिर विभिन्नताओं के बारे में बात करेंगे। तो अनुवांशिक लक्षण ऐसे लक्षण जो माता पिता से उसकी संतान में स्थानांतरित होते हैं उन्हें अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं किसी पेड़ पौधे के बारे में बात करें, या फिर इंसानों के बारे में बात करें, या फिर किसी जीव के बारे में बात करें, अगर उसकी संतान है तो उसके अंदर कौन से लक्षण उसके माता पिता के आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए अपन ले लेते हैं इंसान का, अगर मान लो किसी के माता या पिता की आंखें भूरी है, भूरे कलर की है, तो अगर उसकी संतान में भी वो है तो वो एक लक्षण हो गया वहां पे उसका आंखों का भूरा दिखाई देना। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये लक्षण होते हैं। इंसान के अंदर बहुत सारे अलग, अगर मान लो किसी की हाइट ज्यादा है और उसकी संतान की भी हाइट ज्यादा है, तो ये हाइट भी क्या है, एक लंबाई भी एक क्या है, उसका अनुवांशिक लक्षण है। वैसे ही पौधों में भी क्या होते हैं, पौधों के भी लक्षण होते हैं। तो जैसे अपन इस तरह के जो अध्ययन करते हैं, ठीक है, उन्हीं को ही अपन क्या कहते हैं, अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो जैसे जो लक्षण माता पिता से उसकी संतान में आपको दिखाई दे रहे हैं, माता पिता से संतान में स्थानांतरित हुए हैं, उन लक्षणों को कहते हैं अनुवांशिक लक्षण। और उसके अंदर जो विभिन्नताएं आती है, ठीक है, उनके अंदर जो अलग अलग प्रकार आते हैं वो क्या कहलाते हैं, उनके विभिन्नता कहलाती है। तो जिस विज्ञान के अंदर अपन अनुवांशिक लक्षणों और उसकी विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर अनुवांशिकी लक्षणों और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। अब बात आती है अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। तो वे लक्षण जो माता पिता से उसकी संतान में स्थानांतरित होते हैं या माता पिता से जो संतान के अंदर दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करें ये अनुवांशिकी शब्द का सबसे पहले नाम किसने दिया, ये अनुवांशिकी। तो ये अनुवांशिकी नाम देने का जो व्यक्ति था उसका नाम था बेटसन, जिसने सबसे पहले जेनेटिक्स या अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया था वो था बेटसन। ठीक है, बेटसन से याद रखना है सबसे पहले 1 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि 4 नंबर का आएगा तो हो सकता है इसमें से एक 1 नंबर का और एक 3 नंबर का प्रश्न बन सकता है। ठीक है, और आएगा ही एक 1 नंबर का और एक 3 नंबर का। तो ये छोटी छोटी बातें भी आपको साथ में ध्यान रखते जाना है। तो सबसे पहले अपने को क्या समझ में आया, अनुवांशिकी है क्या चीज, इसकी परिभाषा क्या है मोटे तौर पर, उसके बाद में इसके अंदर अनुवांशिकी लक्षण का मतलब क्या होता है। इस पाठ को आप स्टेप बाय स्टेप बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि आपको आगे की चीजें समझ में आती रहे। इसके बाद में आपने देखा सबसे पहले अनुवांशिकी या जेनेटिक शब्द का प्रयोग किसने किया था, सबसे पहले किया था बेटसन नामक व्यक्ति ने। ठीक है, अब इसके बाद में आगे देखते हैं वंशागति का नियम। वंशागति का मतलब क्या होता है, वंश का मतलब क्या होता है, एक वंश से दूसरी वंश। ठीक है, तो वही अपन वंश
बात करेंगे वंशागति के बारे में। तो अनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति में स्थानांतरित वंशागति कहलाता है। अगर मान लो कोई ऐसा लक्षण जो उसके माता पिता से उसकी संतान के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, यानी वो वंशागति है, उसका ही वंश है, और वो वंश से वंश एक दूसरे से, यानी पहले माता पिता से उसकी संतान में, फिर उस संतान की अगली संतान होगी उसमें, तो ये वंश की गति हो रही है, यानी वंशागति हो रही है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने उदाहरण लिया था, अगर मान लो कोई किसी का पिता है, उसकी आंखें भूरी है, ठीक है, उसकी संतान हुई, इसकी आंखें भूरी, तो ये उसकी संतान में लक्षण दिखाई दे रहा है। फिर उस संतान की एक और संतान हुई, उसके अंदर भी वो सेम लक्षण आ रहा है, तो ये वंशागति चल रहा है, यानी इसी वंश का चल रहा है। ठीक है, तो ये होता है वंशागति की परिभाषा, यानी जो संतति से स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरण वंशागति कहलाता है। अनुवांशिकी लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति में स्थानांतरण वंशागति कहलाता है। तो बहुत ध्यान से इसको समझते जाना, वंशागति का मतलब क्या, अनुवांशिकी का मतलब क्या होता है। देखो अनुवांशिकी क्या है, विज्ञान की एक शाखा है, जीव विज्ञान उसकी एक और शाखा है। जीव विज्ञान के भी आगे जाके अलग भाग बन जाते हैं, उसकी एक शाखा है जिसके अंदर अपन किसका अध्ययन करते हैं। इसको अनुवांशिकी क्यों कहा है, क्योंकि इसके अंदर अपन क्या करते हैं, अनुवांशिक लक्षणों और उसकी विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। यानी अनुवांशिक लक्षणों और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। तो ये थी सिंपल सी कुछ परिभाषाएं। इसके बाद देखते हैं मेंडलवाद, जिसमें से कई बार प्रश्न पूछा जाता है मेंडलवाद क्या है, ये मेंडलवाद की परिभाषा लिखिए, या फिर पूछ लेते हैं अनुवांशिकता के नियम किसे कहते हैं, अनुवांशिकी के नियम किसे कहते हैं। तो देखो सबसे पहले तो बात करें अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। यानी अनुवांशिकी का हीरो कौन था, आपसे पूछे तो ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी इसके क्या थे, जनक थे। या आपसे पूछे अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ये व्यक्ति था, यानी साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया था, प्रयोग करके ये नियम दिए थे, अनुवांशिकी के नियम, इसलिए अनुवांशिकी का जनक इनको कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। मान लो इनका परिचय पूछ लेते हैं आपके 1 या 2 या 3 नंबर में, तो आपको इस तरह से देना है। तो इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया में हुआ। कहां पर हुआ था, ऑस्ट्रिया में, एक देश है ऑस्ट्रिया, जहां पर इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822। देखो 22 जुलाई 1822 में। ठीक है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की, यानी पढ़ाई की एक सब्जेक्ट होता है दर्शन शास्त्र, जिसके अंदर इन्होंने क्या की, डिग्री ली, यानी ग्रेजुएशन दर्शन शास्त्र में किया। फिर वे क्या हुए, चर्च में पादरी बने। अब पादरी का मतलब क्या होता है, जैसे अपने देखते हैं मंदिर में क्या होता है, पुजारी होता है, मस्जिद में क्या होता है, मौलवी होता है, वैसे ही चर्च के अंदर जो होता है वो होता है पादरी। ठीक है, वहां पर पादरी की नौकरी करने लगे। ठीक है, नौकरी करते करते वहां पर क्या था, चर्च बहुत बड़ा था, तो वहां पर खाली जगह थी, तो उन्होंने क्या किया, वहां पर बगीचा लगा दिया, मतलब पेड़, कुछ पौधे लगाए। ठीक है, और उन पौधों पर ही क्या करने लगे, प्रयोग करने लगे, यानी उनके ऊपर प्रयोग किए कुछ। जहां पर उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, उन्होंने प्रयोग जो किया था उद्यान मटर के पौधे पे किया था। किस पे, उद्यान मटर। मटर की एक प्रजाति होती है उद्यान मटर, सिर्फ मटर लिखेंगे। आपसे पूछा जाए कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था, अगर आप मटर लिख देते हैं तो आपका आंसर सही नहीं माना जाएगा, आपको पूरा लिखना उद्यान मटर। अब ये उद्यान मटर में और मटर में क्या फर्क होता है, देखो कुछ बात नहीं। एक तो आपको कहे, जैसे उदाहरण के लिए समझ लें, आम का उदाहरण ले लेते हैं। आम जो मैंगो होते हैं, आम अपन देखते हैं, आम सभी आम को आम कहते हैं। उसके अंदर अपन कुछ आम होते हैं, जैसे दशहरी आम, लंगड़ा आम, उस तरह के जो होते हैं वो क्या होती है, आम की प्रजातियां होती है। वैसे ही क्या है, उद्यान मटर एक मटर की प्रजाति है, जिसके ऊपर उन्होंने क्या किए थे, प्रयोग किए थे। तो अब आपको समझ में आ गया उद्यान मटर क्यों का है, ये एक मटर की प्रजाति है। इसके ऊपर उन्होंने 7 साल तक क्या किए थे, प्रयोग किए थे। 7 साल तक उन्होंने प्रयोग किया। अब जो चर्च में जो बगीचा लगा हुआ था, वहीं पर मटर के पौधे लगा दिए उद्यान मटर के, और वहां पे उनके ऊपर प्रयोग करने शुरू कर दिए। 6 जनवरी 1884 को उनका क्या हो गया, देहांत हो गया। अब देखो इन्होंने इतने बड़े प्रयोग करके, और ये प्रयोग जब प्रस्तुत किए तो लोगों ने इनको माना भी नहीं, लोगों ने इनको क्या किया, माना नहीं। तो फिर क्या किया इन्होंने, कि इन्होंने दोबारा से क्या किया, मतलब जो वो तो उनका देहांत हो गया, फिर उसके बाद दूसरे वैज्ञानिकों ने क्या किया, इनके ऊपर वापस प्रयोग किए। ठीक है, और तो देखो 6 जनवरी 1984 को उनका देहांत हो गया। अब देहांत होने के बाद उसको लोगों के ने माना नहीं, फिर क्या किया, दूसरे वैज्ञानिकों ने क्या किया, उसके ऊपर प्रयोग किया। तब जाके उनको यह पता चला कि जो
जॉन मेंडल थे, उन्होंने जो बातें कही थी वो सही थी। इसके बाद में जो मान्यता उनको मिली, ये लगभग उनके देहांत के 35 वर्ष बाद में हुआ था। तब तक लोगों ने इसकी बातें मानी नहीं। अब देखो आगे बात करते हैं। अब मेंडलवाद क्या है, ये परिभाषा सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है। मेंडलवाद क्या है, ये आनुवंशिकता के नियम क्या है। तो ध्यान से सुने, मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर किए गए प्रयोगों के परिणाम के आधार पर, अब जब आप कुछ प्रयोग करेंगे तो उसका परिणाम भी आप निकालेंगे। उन परिणामों के आधार पर क्या किए थे, किसके ऊपर प्रयोग किया था, आपको मैं बता दूं, उद्यान मटर पर। किसने किया था, मेंडल ने। मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर किए गए प्रयोगों के परिणाम के आधार पर मेंडल ने क्या किया, कुछ नियमों का प्रतिपादन किया, यानी कुछ नियम बनाए, आनुवंशिकता के कुछ नियम बनाए, जिन्हें क्या कहते हैं, आनुवंशिकता के नियम कहते हैं, या फिर उसको मेंडलवाद कहते हैं। सिंपल सी बात, मेंडल द्वारा किए गए प्रयोग के परिणामों के आधार पर, मेंडल ने जो प्रयोग किया उसके जो परिणाम निकले, उस परिणामों को लेकर उसने क्या किए, कुछ नियम बनाए। उन नियमों को क्या कहते हैं, आनुवंशिकता के नियम या मेंडलवाद कहते हैं। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ये परिभाषा क्या है, ठीक है। इसके बाद अपन सीखेंगे इसके बाद में आगे कि इसने मटर के पौधे को क्यों चुना, दूसरा पौधा भी चुन सकता था, और दूसरी बात इसकी सफलता का कारण क्या था। तो ये अपन दोनों ही देखेंगे इसके अंदर। इसके बाद में अपन देखते हैं कि मेंडल की सफलता का क्या कारण था, जो मेंडल के ये प्रयोग सारे सफल हुए उसके कारण क्या था। तो 3 कारण है महत्वपूर्ण। सबसे पहला है उसने उचित पादप का चयन किया, यानी पादप चयन करने में उसने बहुत ज्यादा समझदारी दिखाई। अगर वो पादप, देखो ये पादप लिया था मटर का उद्यान पौधा, ये क्या होता है, 1 वर्ष में ही फसल तैयार कर देता है, कितनी, 2। तो उसको 1 वर्ष में ही 2 बार प्रयोग करने का मौका मिला। अगर वही सोचो कोई नीम का या ऐसा पेड़ लगा देता जो 50 वर्ष में तैयार होता, तो शायद उसका एक्सपेरिमेंट भी एक पौधे पर भी नहीं हो पाता। तो उसने देखो एक तो समझदारी पौधे का चयन करने में भी दिखाई, दूसरा देखो उसने क्या किया, एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। ये वंशागति के लक्षण अपने क्या पढ़े थे, यानी किसी पादप की बात करें तो यहां पर अपन मान लो मटर के पादप की बात करते हैं, तो मटर का पौधा एक तो मान लो इतनी लंबाई का है और दूसरा मान लो इतनी लंबाई का है। तो यहां पर एक ही बात ध्यान रखी गई है, वो क्या है, पौधे की लंबाई। यहां एक ही लक्षण है, लंबाई। इसने एक ही लक्षण को ध्यान दिया। अगर अपन बात करें दूसरा, जैसे मटर का पौधा एक तो बिल्कुल गोल होता है और एक ऐसा झुर्रीदार होता है, तो यहां क्या हो गया, मटर के बीज का आकार, ठीक है, एक मटर के बीज का साइज हो गया। मटर का बीज का भी साइज भी हो सकता है, एक छोटा मटर और एक बड़ा मटर, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग लक्षण है, ये लंबाई हो गया, ये बीज का आकार हो गया, ये बीज का साइज हो गया। तो इस तरह से ये क्या है, अलग अलग लक्षण हैं। तो उसने क्या किया, एक समय में एक ही लक्षण, यानी चाहे तो लंबाई को ले लो, एक बार लंबाई का अध्ययन किया, एक बार उसके फूलों के साइज कलर का अध्ययन किया, एक बार उसके बीजों का कलर का अध्ययन किया, एक बार बीजों के साइज का अध्ययन किया। तो बीजों के कलर भी क्या होते हैं, मटर के पौधे में आप बीज देखोगे, एक तो बिल्कुल हरे कलर के कहते हैं, एक हल्के पीले, तो वहां पर 2 कलर आ गए, ये भी एक लक्षण है, ठीक है। तो उसने क्या किया था, एक समय में एक लक्षण, चाहे तो वो लंबाई ले ले, चाहे साइज ले ले, चाहे आकार ले ले, चाहे बीज का कलर ले ले, एक समय में एक एक का अध्ययन करता रहा, ठीक है। दूसरी बात करें, इसकी बात सबसे महत्वपूर्ण ये थी कि सभी परिणामों का सांख्यिकी विश्लेषण भी किया। यानी अब देखो इसने प्रयोग, आपने पीछे पढ़ा था, कितने वर्ष तक किए थे, 7 वर्ष तक इसने प्रयोग किए थे। कितने वर्ष तक, 7 वर्ष। तो 7 वर्ष पहले की बात अब याद कैसे रहेगी कि मैंने पहले दिन क्या प्रयोग किया था, दूसरे दिन क्या किया था, 1 महीने बाद मैंने क्या बात करी थी, तो वो सारी याद कैसे रहेगी। तो उसने क्या किया, उन सभी चीजों का सांख्यिकी विश्लेषण का मतलब होता है लिख के रखना। अगर आप लिख के रखोगे तो सारी चीजें आपकी भली 10 साल पहले की पूछ लो, 20 साल पहले की पूछ लो, आपको लिखी हुई आपने पढ़ी और आपको फट से याद आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या है, इसका पता, उसने देखो 3 बातें, एक तो उचित पादप का चयन किया, दूसरा एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, और तीसरा था उस सभी आंकड़ों का क्या किया, संख्या की विश्लेषण कर लिया उसने। तो ये तीनों ही उसकी सफलता के कारण थे। अगर वो संख्या की विश्लेषण नहीं करता, मान लो लिख कर नहीं लगता, तो अपने को क्या पता मेंडल ने कौन सा प्रयोग किया था, ठीक है। मान लो उस समय तक 10-20 वर्षों तक किसी को याद रहता, फिर तो सारे भूल जाते, ठीक है। तो वैज्ञानिक यही करते हैं, जो भी अपना प्रयोग करते हैं वो साथ साथ में क्या करते रहते हैं, लिखते भी रहते हैं, ताकि, क्योंकि प्रयोग 1 साल में तो कंप्लीट होता नहीं है, एक छोटे से समय में तो होता नहीं, उसको कई वर्षों लग जाते हैं, तब आपको वो बातें याद रखने के लिए। उसके बाद है, अब देखो ये तो उसकी सफलता के कारण थे। अब यहाँ पर बात आती है, ये पूछा जाता है प्रश्न, मेंडल के सफलता के क्या कारण थे, तो आपको ये उत्तर लिखना है। अब आपसे पूछ ले, मेंडल ने मटर के पादप का ही चयन क्यों किया, दूसरा पौधा भी तो ले सकता था वो, उसने मटर के पादप का ही चयन क्यों किया, तो इसका भी देखो उत्तर जानते हैं। सबसे पहले तो ये 1 वर्षीय पादप होता है, 1 वर्ष में इसकी फसल तैयार हो जाती है, जिसके कारण क्या है, कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। जैसे 7 साल में वो कितनी पीढ़ियां, कम से कम 7 पीढ़ियों का तो अध्ययन कर ही लेगा,
ठीक है। वहीं आपको मैंने बात कही जैसे नीम का पेड़ या कोई खेजड़ी का पेड़ लगा देता तो फिर उसको 20-40 साल तक इंतजार करना पड़ता। तो यहाँ पर क्या है, 7 वर्षों में उसने अनेक पीढ़ियों का अध्ययन कर लिया, यानी कम समय में अधिक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता था एक वर्षीय पौधा। दूसरा देखो ये कारण था एक तो। दूसरा क्या है, मटर के पौधे का आकार छोटा होता है तो छोटी जगह में भी लगाया जा सकता है और उसकी देखरेख भी आसानी से की जा सकती है। छोटी जगह में तो कम जगह की देखरेख अपन आसानी से कर सकते हैं। एक तो अपने मान लो खेत बहुत ज्यादा बड़ा हो तो आपको क्या है, एक आदमी को उसका पूरा ध्यान रखने में बहुत दिक्कत होती है। वहीं छोटी सी एक कमरे की जगह में भी मटर के पौधे को लगा सकते हैं। आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप उतने में भी कर सकते हो, तो उसकी देखरेख भी आसानी से की जा सकती है। उसके बाद है, इससे इंपॉर्टेंट बात होती है यहाँ पुष्प क्या होता है, द्विलिंगी और बंद प्रकार के पुष्प होते हैं, जिसके कारण इसमें क्या होता है, स्वपरागण होता है। अब बंद प्रकार का पुष्प क्या होता है इसको देखते हैं। आपने पुष्प देखे होंगे, आपने छोटी क्लासों में 8वीं क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि पुष्प में जैसे मान लो ये कोई पुष्प है, ठीक है, ये मान लो कोई पुष्प है, इसके अंदर 2 तरह के, एक तो होता है, ठीक है, पुंकेसर, नाम सुना होगा आपने पुंकेसर, और एक होता है स्त्री केसर। ठीक है, पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं पौधे पुष्प के अंदर। ठीक है, ये एक ही पुष्प में दोनों ही पाए जाते हैं, यानी मादा भी उसी के अंदर होता है और नर भी उसी के अंदर होता है, जिनके बीच में क्या होता है, स्वपरागण, यानी अपने आप परागण हो जाता है, दूसरे कराने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, उसको कहते हैं स्वपरागण। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, फूल ऐसे होते हैं जिसमें एक ही प्रकार का पाया जाता है, या तो उसमें या ये होगा पुंकेसर और दूसरे पुष्प में होता है स्त्री केसर, यह है स्त्री केसर। तब क्या होता है, हवा के द्वारा या कोई जैसे मधुमक्खी होगी, ये जो कीट बैठ के इसके ऊपर बैठेगा, वो इसके ऊपर बैठेगा, तब इसके बीच में आपस में क्या होगा, परागण होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, पर परागण। ये अपने आप नहीं होता है, दूसरे जीवों द्वारा, हवा द्वारा कराया जाता है, तो इसको कहते हैं पर परागण। लेकिन मटर का पौधा होता है बंद प्रकार का, इसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होता है, स्वपरागण अपने आप कर लेता है। तो ये बंद प्रकार का फूल होता है और द्विलिंगी, दोनों लिंग पाए जाते हैं, नर और मादा एक ही पुष्प के अंदर होते हैं, उसे कहते हैं द्विलिंगी। इसके बाद है, इस पादप के विभिन्न भागों के लक्षण विभिन्नताएं पाई जाती है। इस पादप के अंदर चयन करने का एक कारण ये भी था, इसके अंदर बहुत सारे लक्षण पाए जाते हैं, जैसे इसकी लंबाई, एक पौधा लंबा होना, एक बोना होना, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, इसका बीज, बीज का आकार बड़ा होना, बीज का आकार छोटा होना, दूसरा पॉइंट। तीसरा, बीज का कलर हरा होना, बीज का कलर पीला होना, तीसरा पॉइंट। चौथा, उसके फूलों का कलर। ठीक है, चौथा, उस पेड़ के जो आपको देखे होंगे बहुत सारे अलग अलग लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपको बहुत सारे लक्षण समझ में आ रहे हैं, जैसे लंबाई का हो गया, बीजों का आकार, बीजों का साइज, बीजों का कलर। ठीक है, तो ये सारे क्या है, अलग अलग लक्षण है, तो उसमें बहुत सारे लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए भी उसने उसका क्या किया, चयन किया। ठीक है, और लास्ट और अंतिम पॉइंट है, विपुषण विधि द्वारा क्या किया जाता है, कृत्रिम परपरागण किया जाता है। अब परपरागण भी कराया जा सकता है इसका, ये जो परपरागण होता है इससे भी कराया जाता है। जिस विधि द्वारा कराया जाता है उसको क्या कहते हैं, विपुषण विधि। विपुषण विधि द्वारा क्या किया जाता है, परपरागण किया जाता है। अब देखो विपुषण विधि होती क्या है वो देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर विपुषण विधि क्या होती है, उसके द्वारा देखो विपुषण विधि, एक पुष्प है मान लो, ठीक है, ये मान लो कोई पुष्प है, किसका, मटर का ही मान लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर है ये, ठीक है, पुंकेसर और स्त्री केसर। तो पुष्प जब बनने लगता है, ठीक है, बनने में तभी उसके क्या किए जाते हैं, पुंकेसर को काट दिया जाता है। पुंकेसर को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, ताकि क्या है, ये पुंकेसर है इसको काट देंगे, ये पुंकेसर है इसको काट देंगे। ठीक है, सिर्फ किसको रखते हैं, स्त्री केसर को रखते हैं। तो अब बताओ ये पौधा की नर रहा या मादा, ये सिर्फ मादा के रूप में रह गया, क्योंकि पुंकेसर तो इसका काट दिया। ठीक है, जब वो तैयार होने लगा था फूल तभी उसका काट दिया था। अगर बाद में अगर होने देते तो अपने आप स्वपरागण कर लेता, तो स्वपरागण होने से पहले ही क्या कर देते हैं, उसके पुंकेसर को काट देते हैं। इसी विधि को क्या कहते हैं, विपुषण विधि। ये आप अपने इंसान अपनी कृत्रिम विधि द्वारा इंसान खुद अपने काटता है, अपने हाथ से, कैंची से या जो भी चीज उपकरण होते हैं उससे काटता है, तो इसलिए इसको कृत्रिम भी कहते हैं, यानी मानव द्वारा किया जाता है। ये पर परागण कराया जाता है, फिर उसके बाद में परागण कराया जाता है। सिर्फ इसके स्त्री केसर को इस्तेमाल किया जाता है दूसरे पुष्प के पुंकेसर के साथ, और फिर इसके बीच में परागण कराया जाता है। ये जो विधि कहलाती है, ये कहलाती है विपुषण विधि कहलाती है। तो ये था मेंडल की सफलता का क्या कारण था और मटर के पादप का चयन का क्या कारण था। अगर चयन का पूछे तो आपको ये पांच पॉइंट लिखने हैं, और अगर आपसे पूछे मेंडल की सफलता के कारण तो ये आपको 3 पॉइंट अच्छी तरह लिख दे।
तो अभी तक आपने देखा था मेंडल की सफलता के कारण और उसके जो मटर के पादप का ही चयन क्यों किया था उसके बारे में। इसके बाद में देखते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेंडल ने जब प्रयोग किए थे तब उस लोगों ने माने नहीं थे, ठीक है। उसके लगभग 30 वर्ष बाद में जो दूसरे वैज्ञानिक थे उन्होंने प्रयोग किए थे, तो उसको कहते हैं मेंडलवाद की पुनर्खोज। पुनर्खोज का मतलब क्या होता है? दोबारा से उन्हीं नियमों का वापस से खोज करना, यानी उन्हीं नियमों का वापस प्रयोग करके देखना। तो देखो यहाँ पर क्या है, जो मेंडल द्वारा प्रस्तुत किए गए वंशागति के नियम थे उनके वैज्ञानिकों ने पुनः खोजा। कुछ वैज्ञानिक थे, 3 वैज्ञानिक जिन्होंने उनको पुनः खोजा था। वो वैज्ञानिक कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे जो पहला नाम था वो था हुगो डी ब्रिज, ये वैज्ञानिक। दूसरा था कार्ल कोरेंस और तीसरा था एरिन वोक शेरमैन। तीनों वैज्ञानिक थे, हुगो डी ब्रिज और दूसरा था कार्ल कोरेंस और तीसरा था एरिन वोक शेरमैन। तीनों वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, इसके नियम जो पहले किए थे वहां से उन्होंने अपने हिसाब से सब प्रयोग करके देखा और फिर कहा कि जो मेंडल ने कहा था वो सारे के सारे प्रयोग क्या थे, बिल्कुल करेक्ट थे, यानी उसने जो प्रयोग किए थे वो सारे सही थे। उसके बाद में जो मेंडल के प्रयोग थे उनको मान्यता मिली। तो देख लेते हैं, जो हुगो डी ब्रिज था ये थे हॉलैंड के, कहां के थे, हॉलैंड के। दूसरा था कार्ल कोरेंस, ये कहां के थे, जर्मनी के। और तीसरे थे जो एरिन वोक शेरमैन, ये थे ऑस्ट्रिया के। आपको पता है ऑस्ट्रिया के ही कौन थे, जो मेंडल थे वो भी कहां के थे, ऑस्ट्रिया के ही थे, ठीक है। तो ये तीनों वैज्ञानिक थे जो इस जगह थे। इन तीनों ने क्या किया था, वापस मटर के पादप का ही चयन करके उसके ऊपर प्रयोग किए और वापस वही निष्कर्ष निकाले जो पहले मेंडल ने निकाले थे, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं मेंडलवाद की पुनर्खोज। उसके बाद में अपन बात करेंगे कुछ इसके अंदर अनुवांशिकी की जो शब्दावली है, यानी इसके अंदर बहुत सारे शब्द काम में आने वाले हैं जिसके बारे में अपन पहले ही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं ताकि ये लेसन के अंदर आएंगे तब आप उसको आसानी से समझ पाएं। ऐसा नहीं हो कि आपको समझ में भी न आए। तो कुछ आपको शब्द देखने हैं उनकी परिभाषा के सहित। तो सबसे पहला है जीन। जीन का मतलब क्या होता है, जीन वह कारक होता है जो एक लक्षण को नियंत्रित करता है। जैसे अपने लक्षण की बात की थी, जैसे पौधे की लंबाई की बात करते थे, तो लंबाई क्या है, इसका लक्षण है, या तो वो क्या होगा, लंबा होगा या बौना होगा। तो ये क्या हो गया, इसका एक लक्षण हो गया। तो एक जीन एक लक्षण को नियंत्रित करता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें तो क्या लिखा हुआ है, वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। इसके बाद में जब मेंडल ने प्रयोग किया था तब इसकी जगह जीन शब्द काम में नहीं लिया था, उसने यहां पर शब्द काम में लिया था कारक। यानी मेंडल ने तो इन्हें कारक कहा था, लेकिन बाद में जो वैज्ञानिक हुए जॉनसन, उन्होंने क्या कहा, इनको नाम कारक से हटाकर क्या रख दिया, जीन रख दिया, जो अपन जीन पढ़ रहे हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है जीन शब्द किसने दिया था, तो जॉनसन ने। और मेंडल ने जीन शब्द की जगह कौन सा शब्द यूज किया था, कारक। तो ये थी जीन की परिभाषा। जीन क्या है, एक ऐसा कारक है जो एक लक्षण को, एक अनुवांशिकी लक्षण को क्या करता है, नियंत्रित करता है। उसके बाद दूसरा है युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी का मतलब क्या होता है, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो यहां पर बात करें किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले दो विपर्यासी लक्षण होते हैं। हर जीन के अंदर क्या होते हैं, दो विपर्यासी लक्षण। दो विपर्यासी लक्षण मतलब यहां पर देखो, एक तो हो गया पौधा लंबा, एक हो गया बौना, ठीक है। ये दोनों ही किसके गुण है, लंबाई के। ये जो लंबाई वाला जीन है उसी के अंदर दोनों हैं। एक लंबाई वाले के अंदर ही दो लक्षण है, देखो, या तो विपर्यासी लक्षण है क्या, या तो पौधा लंबा होगा या बौना होगा। ये एक ही जीन के अंदर है दोनों मौजूद। तो हर जीन के अंदर जैसे अपन बात करें उसके बीज के साइज की, एक मान लो बीज बड़ा होगा, एक उसका साइज छोटा होगा, तो ये भी एक ही जीन का है, लेकिन इसके अंदर दो लक्षण आ गए, एक बड़ा और एक छोटा। उसके बाद बीज का रंग, एक तो हो गया हरा, एक तो मान लो पूरा हरा कलर हो और एक हल्का पीला कलर हो। तो ये भी क्या है, ये दोनों ही क्या है, एक ही जीन के लक्षण है दो। तो इसको क्या कहते हैं अपन, युग्म विकल्पी। यानी वह एक लक्षण, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे अपन लिखने के लिए लिखेंगे लंबे पौधे को बड़े टी से और बौने पौधे को छोटे टी से लिखेंगे, तो ये क्या हो गए, दो युग्म विकल्पी हैं। दो एक ही युग्म के अंदर, यानी एक ही जीन के अंदर दो जोड़े हैं। एक जोड़ा है जिसके अंदर दो युग्म विकल्प हैं अपने पास, तो ये क्या हो गया, युग्म विकल्पी।